प्यारे विद्यार्थी नमस्ते। वैसे हम पहले चैप्टर के एक पार्ट को पढ़ा है। आज हम एक साहित्यिक स्रोत का ही एक भाग है वंशावली, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वंशावली से प्राचीन काल के ब्रह्मपूर्ण अतीत की जानकारी किस प्रकार मिलती है। वंशावली वह स्रोत है जो भारतीय अतीत की जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार प्राचीन भारत में प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास की जानकारी वंशावली से होती है। मतलब प्राचीन समय से आज तक संपूर्ण भारत में जितनी हमारे मानव प्रजाति की पीढ़ियां हुई है, उन सब की जानकारी वंशावली से होती है। मतलब संपूर्ण समुदाय समाज के प्रत्येक परिवार या कम्युनिटी समाज के सभी वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास इससे मिलता है वंशावली से। इसका मतलब क्या है? वैज्ञानिक इतिहास की जानकारी कौन देता है? वंशावली देती है। ऐसा कहा जाता है कि पुरातन एवं मध्यकाल में जो साहित्य लिखा गया है अधिकांश वंशावली के तहत लिखा गया है। मतलब पुरातन और मध्यकालीन जो लोक इतिहास लेखकों द्वारा लिखा गया है, वंशावली के रूप में लिखा गया है। अभी प्रश्न उठता है कि वंशावली का लेखन किस प्रकार किया गया है। तो हमको भली भांति प्रकार है। मेरे से ज्यादा आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है वो इनके बारे में आपको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे मेरी वंश परंपरा की जानकारी ठीक है राव जी द्वारा मैंने वंशावली से प्राप्त की, इसी प्रकार आप अपने समाज की और अपने खुद के परिवार की जानकारी पता कर सकते हैं। इसी प्रकार वंशावली लेखन का कार्य पुरातन और मध्यकाल से चला आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वंशावली परंपरा के लेखन कार्य करने में किनकी भूमिका रही है। तो आपको पता ही है खूब सारे ऐसे जाति वर्ग के लोग हैं जिन्होंने घर घर जाकर वंशावली लिखने का कार्य किया है। मतलब प्रत्येक समुदाय में प्रत्येक मांगलिक कार्य अन्य कार्यों पर घर घर जाकर वंशावली का लेखन हुआ है। तो किसने किया है? खूब सारे ऐसे लोग थे जिनमें आता है जागा, चारण, बारोट, भाट, पंडे, तीर्थ पुरोहित और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राव जी। इनके द्वारा मतलब पुरातन से लगभग मध्यकाल से आज तक घर घर जाकर वंश परंपरा की जो वंशावली लिखी है, जिसमें संपूर्ण भारत के प्राचीन समय से आज तक के समुदाय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस वजह से ये साहित्यिक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट है वंशावली। अब मन में प्रश्न उठता है किस प्रकार। तो हमको यह ध्यान रखना है कि हमारे प्राचीन भारत भारतीय इतिहास में पुराणों में लिखा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में जिस पुराणों में लिखा गया है, पुराणों में वंशावली की जानकारी मिलती है। हमने पढ़ा था पहले कि पुराणों में 5 भाग पढ़े, सर्ग, प्रतिसर्ग,
वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो पुराणों में 5 विषय हैं, पुराणों में 5 विषय हैं, पुराणों 5 विषय, 5 विषय हैं, उनमें भी जानकारी वंश संबंधी वंशावली की मिलती है। जैसे 5 में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित हमने विषय पढ़े, उनमें 2 विषय हैं, एक है वंश और एक है वंशानुचरित। वंशानुचरित ये 2 विषय ऐसे पुराणों जिसमें वंश परंपरा की जानकारी मिलती है। हम ये कह सकते हैं पुरातन काल से वंशावली की रचना की गई है, जिसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस प्रकार वंशावली में प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की वंश परंपरा की जानकारी मिलती है। अब वंश परंपरा जानकारी में क्या मिलता है कि व्यक्ति के पूर्वज कौन है, पूर्वज, हमारे पूर्वज कौन कौन है, वंशावली से पता चलता है। इसी प्रकार पूर्वजों का निवास स्थान कहां पड़ता, ये जानकारी भी किससे मिलती है, वंशावली से मिलती है। और वो किस गोत्र के थे, ये जानकारी भी मिलती है, किस गोत्र के थे, उसका राज धर्म क्या था, धर्म चिन्ह क्या था, धर्म चिन्ह क्या था, ये संपूर्ण जानकारी भी वंशावली से होती है। ठीक है, वो किस क्षेत्र में पहले उनके पूर्वज निवास करते थे, उनका धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन की घटनाओं की जानकारी भी वंशावली में मिलती है। इस प्रकार वंश परंपरा में वंशावली सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट ने वंशावलियों को साक्ष्य के रूप में कब माना है। ऐसे पुरातन और मध्य काल में जो लेखक द्वारा लोक इतिहास लिखा गया है उसमें वंशावली सर्वप्रमुख है। तो ये कह सकते हैं कि वंशावली को गवर्नमेंट ने साक्ष्य के रूप में कब माना है, तो 1872 में, ठीक है, सरकार ने, ठीक है, वंशावली को, किसको भी, वंशावली को न्यायिक साक्ष्य के रूप में, न्यायालय वंशावली को न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में, न्यायिक साक्ष्य के रूप में, किसके रूप भाई, न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया किसने, न्यायालय। लेकिन बहस चलती रही क्या वंशावली की है वो पूर्ण रूप से सही है या नहीं है। तो एक केस दायर हुआ, इसका नाम था श्रवण कुमार बनाम जगदीश प्रसाद, या हम ये कह सकते हैं जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, ठीक है, नामक व्यक्तियों ने क्या किया, केस दायर किया 2003 और इसका फैसला आने के बाद में हमारे सरकार ने क्या किया, जो पंडितों के लिखी गई जो पोथियां हैं, हस्तलिखित पोथियां, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंशावली, उन वंशावलियों को न्यायिक रूप में, न्यायिक तरीके से साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और ऐसा कहा गया है कि पुरातन काल और मध्य काल में सर्वोत्कृष्ट कोई है ना जानकारी के लिए, प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी के लिए प्रति व्यक्ति के इतिहास की वो कौन सी है, वो वंशावली है। उन्होंने माना है आज वर्तमान में हमारे समाज में हम सभी को पता है कि घर घर आकर जो हमारे पूर्वजों के इतिहास को संग्रहित किया है पोथियों में, और आज हमारे तक की संपूर्ण चीजें लिखी है, रावजी लिखी है या तीर्थ पुरोहित लिखी है, चारण भाट, बहुत सारी जातियां हैं जहां उन लोगों ने क्या किया, जो साक्ष्य है ना वो अपने हस्तलिखित पोथियों में उतारे। वो प्राचीन पीढ़ी की जानकारी दृष्टि से क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। अभी हमने कहा जानकारी किसकी मिलती है कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, ये कहां से आए थे, पूर्वजों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। हमारा गोत्र क्या है, हम किस कुल देवता की पूजा करते हैं, हमारा धर्म चिन्ह क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा सामाजिक उस समय व्यवसाय क्या था, आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, कौन कौन थे हमारे समाज में जुड़े हुए, या हमारी पीढ़ी किस,
ठीक है ना, जो पीढ़ी का मूल जो भाग है ना वो, ठीक है ना, किस कुल से जुड़ा हुआ, ये संपूर्ण जानकारी कौन देता है, ये संपूर्ण जानकारी वंशावली देती है। इस वजह से क्या है, वंशावली प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी, प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास की जानकारी दृष्टि से क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। ये कौन कहते हैं, ये हमारे पुराण भी कहते हैं। इस प्रकार वंशावली का योगदान सर्वोत्कृष्ट यानी महत्वपूर्ण रहा है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट ने इसको न्यायिक रूप में या न्यायिक साक्ष्य के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। इसको वंशावली एक बार देखना, चार चीजें याद रखनी, वंशावली क्या है, वंशावली में क्या लिखा जाता है, वैदिक इतिहास लिखा जाता है, ठीक है ना। वंशावली को गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी 2003, 1872 में दी, लेकिन कुछ केस दायर हुआ उसके बाद 2003 में इन पंडितों के जो पोते लिखे हस्तलिखित उनको साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार हमारे प्राचीन जो पुरातन इतिहास है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जानकारी कौन देती है, वंशावली देती है। अब आगे बात करते हैं हम पुरातात्विक स्रोत की, आगे बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। वंशावली हो गया, अब दूसरी बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। एक पार्ट पूरा बात साहित्यिक स्रोत, अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक भाग हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। विश्वसनीय स्रोत क्यों है, क्योंकि इसमें फालतू चीजें नहीं लिखी गई है, मतलब जो साक्ष्य के रूप में जो सही चीजें थी वो इनमें लिखी गई। इस वजह से इन पुरातात्विक स्रोतों को सबसे ज्यादा विश्वसनीयता से देखा जाता है या माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में आता क्या है, जो प्राचीन समय में साक्ष्य के रूप में थे, जो वर्तमान में भूमि के ऊपरी भूपरपट्टी पर या भूमि के आंतरिक भूभाग में आज भी सुरक्षित है। लेखों के रूप में हो सकते हैं या साक्ष्य के रूप में हो सकते हैं। कैसे, शिलालेख हो सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा मृत भांड बर्तन वगैरह अन्य प्रकार की चीजें हो सकती है, मूर्ति लेख हो सकता है, स्तंभ लेख हो सकता है, या कोई भवन हो सकता है, मंदिर हो सकता है। साक्ष्य के रूप में आज भी हमारे सामने वो सारी चीजें हैं, वो सभी किसमें आती है, पुरातात्विक स्रोत में आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला भाग है ना वो है अभिलेख। कौन सा है, अभिलेख, याद रखना, ठीक है, अभिलेख। उसके बाद में दूसरा भाग है वो उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। तीसरा है वो है स्मारक, स्मारक व भवन, स्मारक व भवन। उसके बाद है मूर्तियां व मंदिर, या इसके बाद में है शैलचित्र, है शैलचित्र व अन्य साक्ष्य, जो क्या है पुरातात्विक स्रोत में सर्वोत्कृष्ट है। इन सारे तथ्यों के आधार पर बहुत सारी जानकारी प्राचीन भारत के अतीत की मिलती है। अब इसमें से एक पार्ट है अभिलेख। अभिलेख में कौन कौन से, इसमें आता है शिलालेख, शिलालेख। उसके बाद में दूसरा पार्ट, एक पार्ट हो गया शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। उसके बाद तीसरा है वो है कुहालेख, कुहालेख। और उसके बाद में है वो है मूर्ति लेख, मूर्ति लेख व अन्य स्रोत, जिसमें प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। तो साक्ष्यों के रूप में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई चीज है ना, ये इतने सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और ले लेते हैं इसके अंदर, जो सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के, सिक्के या मोहर है, सिक्के, मोहर, मुद्रा, जो भी है, मोहर या मुद्रा, ये भी साक्ष्य के रूप में क्या है, सर्व उत्कृष्ट है। साक्ष्य के रूप में सर्व उत्कृष्ट, क्योंकि ये सभी जो वर्तमान में भी साक्ष्य के रूप में अक्षत, ठीक है ना, जो खड़े हैं, कुछ मंदिर है, कुछ भवन, स्मारक वगैरह, या कुछ शिलालेख, जो प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी देता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जो क्या है विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से सर्व उत्कृष्ट
है। तो हम एक एक करके इसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो हम पुरातात्विक स्रोत में 4 भाग पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में 4 पार्ट पढ़ेंगे। 4 पार्ट। शिलालेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, शिलालेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी देते हैं। प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत कितना अतीत बताता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाषाण काल। आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। पाषाण काल से लगाकर साम्राज्य काल तक के जितने पुरातात्विक स्रोत हुए उनमें जानकारी मिलती है। पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता तक के काल, मतलब पाषाण काल ये लाखों साल, लाखों वर्षों पहले की जानकारी कौन देता है? पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य देते हैं। और एक सिंधु सरस्वती सभ्यता से जानकारी मिलने के बाद हमारा जो इतिहास है वो लगभग 6,000 या 5,000 वर्षों तक पीछे चला गया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 3,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व या 5,000 नवी साक्ष्य 5,000 ईसा पूर्व से पहले क्या देगी सिंधु घाटी सभ्यता। हम ये कह सकते हैं आज से लगभग 7,000 साल से ज्यादा, आज से लगभग 7,000 वर्षों से ज्यादा पीछे हमारा प्राचीन अतीत का साक्ष्य चला जा चुका है। कि हम इतने पहले हमारे यहाँ पर बहुत बड़े नगर नियोजित थे, सड़कें थी, नालियां थी, अनेक प्रकार के धातुओं की वस्तुएं थी। इसका मतलब क्या था? हमारा भारत है प्राचीन समय वैभवपूर्ण था। ये जानकारी कौन देता है? ये जानकारी देता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो पाषाण और सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। इसके अलावा कुछ शिलालेख है, ठीक है, जैसे खारवेल का है, खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख, इस अभिलेख में भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में, ठीक है, प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी का साक्ष्य के रूप में, ठीक है, आज भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं। इसके अलावा अशोक के कालीन शिलालेख, स्तंभलेख, बहुत सारी चीजें हुई है, या अन्य प्रकार के पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है, जैसे सातवाहनों के अभिलेख है, गुप्तों के अभिलेख है, उनमें भी संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं वंशावली और पुरातात्विक साहित्य स्रोतों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे भी। इसको 4 पार्ट पढ़ेंगे। कितने पार्ट पढ़ेंगे भी? 4 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिलेख, दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिलेख। उसके बाद तीसरा जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्मारक, स्मारक व भवन। और जो चौथा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूर्ति लेख, मूर्ति लेख व मंदिर। इस प्रकार हम इसमें 4 भाग पढ़ेंगे। और एक पार्ट पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे सिक्के, सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्के। यहाँ से ठीक है प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा भी पुरातात्विक स्रोत है। इसको विस्तृत कल पढ़ेंगे। आज आप वंशावली पढ़ना, इस डिबेट को एक बार देखना। जो व्यक्तिगत इतिहास वंशावली सर्वोत्कृष्ट यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज का जो गृह कार्य प्रश्न है, आज का जो गृह कार्य प्रश्न, जो गृह कार्य प्रश्न है ना वो है, ठीक है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में वंशावली की क्या भूमिका रही है? वंशावली की क्या भूमिका रही है? क्या भूमिका रही है? या वंशावली क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? या तो इस प्रश्न को लिख सकते हैं भी, वंशावली क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? गृह कार्य प्रश्न है वो है वंशावली, वंशावली क्या है?
उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपको गृह कार्य के रूप में, ठीक है ना, गृह कार्य के रूप में आपको ये करना है। गृह कार्य क्वेश्चन है जो आपको करना है। वंशावली क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसके 4 पार्ट पढ़ेंगे, चारों को विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, वंशावली अच्छी तरीके से पढ़ना है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसको भी पढ़ना है। साहित्य स्रोत पढ़ा है, ब्राह्मण साहित्य पढ़ा है, जैन साहित्य पढ़ा है, बौद्ध साहित्य पढ़ा है। इसको अच्छी तरीके से, ठीक है ना, कंठस्थ करना है। उसके बाद धर्मेंद्र साहित्य पढ़ा है, ऐतिहासिक है, विश्व साहित्य, क्षत्रिय साहित्य और विदेशी साहित्य पढ़ा है। इसको भी व्यवस्थित तरीके से कंठस्थ करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिससे एक 4 अंक का सवाल और एक अंक का सवाल आता है। आगे वाली जो कक्षा होगी वो रहेगी पुरातात्विक स्रोत, जो हम कल बात करेंगे।